तो देखिए, जब हमने देखा था एक्स बार म्यू का एस्टिमेटर था, तो हमने ये चेक किया था भाई एक्स बार क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर भी था म्यू का, और एक्स बार हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी था। इसी तरह से हमने देखा था भाई जो एक्स एम है, एक्स एम मीन्स सैम्पल मीडियन, ये भी हमारा क्या है, म्यू का एस्टिमेटर है। तो हमने देखा था भाई एक्स एम भी क्या है, म्यू के लिए अनबायस्ड है, और एक्स एम म्यू के लिए कंसिस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं म्यू के दो एस्टिमेटर हैं, एक सैम्पल मीन है, दूसरा सैम्पल मीडियन है, और दोनों एस्टिमेटर क्या करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अनबायस्डनेस भी सेटिस्फाई करेंगे सैम्पल मीन और सैम्पल मीडियन, और कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं देख पा रहे हैं भाई कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की, जिसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। तो इस क्लास में हम एफिशिएंसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास में देखिए एफिशिएंसी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बताया सैम्पल मीन सैम्पल मीडियन दोनों क्या हैं, अनबायस्ड भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई इन दोनों एस्टिमेटर में कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम एफिशिएंसी चेक करेंगे एस्टिमेटर्स की। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस से रिलेटेड है। एफिशिएंसी क्या होती है, वेरिएंस से रिलेटेड होती है। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटर्स का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस सबसे कम होगा वो एस्टिमेटर हमारा क्या होगा, एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करूँगा, और ये मैंने देखिए कैलकुलेट किया था, ये आता है हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीडियन में कैलकुलेट करूँगा, ये आएगा पाई बाई 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये इतना कैसे आता है, इसका लेक्चर वीडियो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसे नीचे लिंक में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी वीडियो देखें तो जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उस प्लेलिस्ट के शुरू से वो वीडियो देखना शुरू करें, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आप बीच से कोई वीडियो उठा के देखोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, या हो सकता है आप कुछ भी ना समझ में आए। तो आप शुरू से वीडियो देखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक्स बार का वेरिएंस निकाल लिया और सैम्पल मीडियन का वेरिएंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं देखिए इन दोनों वेरिएंसेस को कंपेयर करूंगा। तो जब मैं इन दोनों वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई एन है, और यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर है पाई बाई 2। पाई बाई 2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो पाई बाई 2 कितना होगा, ये होगा 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज़ लेस देन वेरिएंस ऑफ एक्स एम, दैट मीन्स सैम्पल मीडियन। तो हमने देखा सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या है, सैम्पल मीडियन के वेरिएंस से कम है, तो हम कहेंगे भाई ये सैम्पल मीन हमारा क्या है, सैम्पल मीन हमारा क्या है, एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे, अपने सैंपल में ज़्यादातर म्यू को एस्टिमेट करने के लिए एक्स बार का यूज करेंगे, क्योंकि इसका वेरिएंस क्या होगा, बाकी सारे एस्टिमेटर से मिनिमम होगा। तो यहीं पे देखिए मैं ये भी कर सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स एम, और ये क्वांटिटी मैं इसे कहता हूँ ईटा, इसे एफिशिएंसी कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये ईटा इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब यहाँ पे मैं ईटा कैलकुलेट करूँगा तो ये तो ओबियस है, इस ईटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी।
लेस देन इक्वल टू 1 होगी यहाँ पे। अगर 1 है तो हम कहेंगे दोनों एस्टिमेटर क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। और लेस देन 1 होगी तो जो न्यूमरेटर में हमने जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस लिया है वो एस्टिमेटर हमारा क्या होगा, फिर एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ईटा के लिए जो कंडीशंस हैं, हमने क्या किया, अब हमें नहीं पता भाई कौन सा एस्टिमेटर यहाँ पे एफिशिएंट है। इस केस में तो हमें पता चल गया कि सैंपल मीन हमारा एफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो इस केस में हम सैंपल मीडियन की एफिशिएंसी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ सैंपल मीडियन विथ रिस्पेक्ट टू सैंपल मीन इज गिवन बाय वेरिएंस ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स एम। और ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार क्या है, एफिशिएंट एस्टिमेटर है। इसी तरह से अगर मैं ईटा को डिफाइन कर लूँ, मैंने कहा भाई ईटा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2। ये एक इक्वेशन मैंने बना ली। तो ये ईटा मेरा कहलाया एफिशिएंसी कोफिशिएंट। अब मेरे पास कोई पैरामीटर है थीटा, उसके दो एस्टिमेटर हैं T1 एंड T2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे T1 और T2 की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस तरह से ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर लूँगा। अब ये सारा किस पे डिपेंड करेगा, ईटा पे डिपेंड करेगा। अगर ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में हम कहेंगे T2 हमारा क्या है, एफिशिएंट है। T2 इज़ एफिशिएंट फॉर थीटा। यानी इस केस में क्या होगा, ईटा ग्रेटर देन 1 होगा, मीन्स T2 का वेरिएंस क्या होगा, T1 के वेरिएंस से कम होगा। तो हम कहेंगे T2 क्या है, एफिशिएंट है। इसी तरह से अगर ईटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो हम कहेंगे भाई क्या है, T1 एफिशिएंट है। और इसी तरह से क्या हो सकता है, ईटा की वैल्यू 1 आ सकती है, तो हम कहेंगे T1 एंड T2 आर इक्वली एफिशिएंट। लेकिन जब हमसे एफिशिएंसी पूछी जाएगी, एफिशिएंसी कितनी है, ये तो हमने चेक किया कि हमारा T1 T2 एफिशिएंट कौन सा एस्टिमेटर एफिशिएंट है। लेकिन जब एफिशिएंसी पूछी जाएगी तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंट एस्टिमेटर को न्यूमरेटर में लेंगे और जो हमारा अदर एस्टिमेटर होगा उसका वेरिएंस हम डिनोमिनेटर में लेंगे और ये क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ से हमें किसका एफिशिएंसी मिल जाएगी, वहाँ से हमें जो भी हमारा दूसरा एस्टिमेटर है उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, जब हम यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी एस्टिमेटर की, तो जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में हमने नोट की हुई है, जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस हमने डिनोमिनेटर में नोट किया हुआ है, उसके लिए एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है। ये रैंडम सैंपल होगा, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड हो गया भाई x1 x2 x3 x4 ये सारे आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमें 2 एस्टिमेटर यहाँ पे गिवन है, ये म्यू के एस्टिमेटर हैं। T म्यू को एस्टिमेट करता है, x बार भी म्यू को एस्टिमेट करता है। और ये हमें पता है भाई इस x1 का मीन क्या होगा, म्यू होगा, x1 x2 x3 x4 का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे हमने चेक करना है इस T की रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू x बार। तो अब देखिए ये तो हम चेक कर लेते हैं, T हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/7 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x4। तो ये देखिए यहाँ से 1/7 ये आएगा म्यू प्लस 3 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस म्यू। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/7 इंटू 7 म्यू, तो यहाँ से ये म्यू आ गया। तो और x बार तो आपका उसका एस्टिमेटर होता ही है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार क्या होगा, म्यू होगा। तो यहाँ से देखा भाई म्यू के 2 एस्टिमेटर हैं, म्यू के 2 एस्टिमेटर हैं, एक T है एक x बार है। तो अब हमें चेक करना है, एफिशिएंसी चेक करनी है कि कौन सा एस्टिमेटर एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। तो
वेरिएंस ऑफ टी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ टी देखिए 1/7 है, 1/7 वेरिएंस से बाहर आएगा, स्क्वायर बन के बाहर आएगा तो ये 1/49 होगा। वेरिएंस अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोवेरिएंस टर्म सारी ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि सैंपल हमारा रैंडम होगा तो ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 3 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/49। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब वेरिएंस ऑफ 3x2 होगा तो 3 यहाँ से बाहर आएगा तो ये 9 हो जाएगा, और जब 2 यहाँ पे वेरिएंस ऑफ 2x3 तो 2 वेरिएंस से बाहर आएगा तो ये 4 होगा। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे वेरिएंस कैलकुलेशन में। तो अब देखिए वेरिएंस ऑफ x1 ये हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हैं तो हर ऑब्जर्वेशन का मीन म्यू होगा, हर ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। तो वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर प्लस 9 सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कितनी आ रही है देखिए, ये क्वांटिटी आएगी 1/49 इंटू 9 + 4 13 एंड 2 15, तो ये 15 सिग्मा स्क्वायर। तो ये आ गया 15/49 सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ x बार कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ x बार हमें पता है कितना होगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो सिग्मा स्क्वायर बाई n मीन्स सिग्मा स्क्वायर बाई 4। तो ये क्वांटिटी होगी सिग्मा स्क्वायर बाई 4। तो रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए देखिए इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ईटा हम निकालेंगे तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ टी रिलेटिव टू x बार। अब रिलेटिव टू x बार पूछा गया है तो मैंने बताया था आपको, न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, x बार लेंगे और डिनोमिनेटर में हम t लेंगे। रिलेटिव जो टर्म है वो डिनोमिनेटर के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई 4 है, और वेरिएंस ऑफ t ये हमारा 15/49 इंटू सिग्मा स्क्वायर है। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 49 डिवाइडेड बाई 60। तो ये 49 डिवाइडेड बाई 60 आ रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो यहाँ पे क्या है, ईटा लेस देन 1 आ रहा है, ईटा लेस देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है भाई न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी हमारी क्या है, एफिशिएंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट x बार इज़ मोर एफिशिएंट, x बार इज़ मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन t फॉर पैरामीटर म्यू। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अभी आगे लेक्चर वीडियोज़ लेकर आएंगे, तो आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।